नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जब मैं बोलने के लिए तैयार हुआ तब थोड़ा रिकवरी हुआ मार्केट में, जो 80 पॉइंट नीचे था, अब मार्केट फुटकर 51 पॉइंट नीचे है, 51 पॉइंट्स डाउन। बैंक निफ्टी भी डाउन है। मार्केट्स आज पॉजिटिव में ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली रिलायंस और एचडीएफसी के बैंक की पुअर परफॉर्मेंस की बदौलत मार्केट नीचे आ गई। मार्केट निरंतर नीचे है और ऊपर जब भी उठती है तो सेलिंग प्रेशर आ रही है। सेलिंग प्रेशर एफआईआई से आ रही है, वो निरंतर बेच रहे हैं। कल जब मार्केट ऊपर गया उस समय भी वो बेच रहे थे। तो एफआईआई बेचकर पैसा को चाइना में लगा रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वैल्यू में इंडिया और चाइना को कंपेयर करने से चाइना की मार्केट नीचे है और मोर वैल्यू स्टॉक्स उधर मिल रहे हैं। इसके कारण वो भारत में से स्टॉक बेचकर बाहर लेके जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि रुपया बहुत बड़ा प्रेशर में है और रुपया निरंतर 84 रुपया के नीचे ट्रेड हो रहा है। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 84 रुपया 7 पैसा से 84 रुपया 10 पैसे तक ट्रेड हो रहा था। 2 दिन पहले 84 रुपया 17 पैसे तक डॉलर नीचे आ चुका था, 84.17 2 days बिफोर। तो सोने के दाम में थोड़ा गिरावट आई। चेन्नई में 22 कैरेट गोल्ड 7,095 में है, 7,095। तो ओवरऑल जीएसटी लगाने और वेस्टिंग इसको लगा के 7,700 7,800 तक जाएगा 22 कैरेट गोल्ड। टाइटन तनिष्क में तो लगभग 8,000 लग जाएगा। तो आपने सोना खरीदा, सोना से आपको भरपूर फायदा मिला, तो आप खुश रहिए। अगर आपको सोना चाहिए तो अभी ले लें, क्योंकि एक साल में और 10% की इजाफा हो सकती है। तो 22 कैरेट गोल्ड 8,500 से लेके 8,750 तक जा सकती है। तो इसीलिए आप सोना अगर आपको यूज है तो खरीद के रखें। कल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा दिन था। S&P 500 ने एक नया रिकॉर्ड किया। डाउ पहले बार 43,000 की लक्ष्य को पार कर चुका है। The S&P created a new record and Dow crossed 43,000 for the first time. सारे सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म किए थे। बैंकिंग स्टॉक्स और जा रहे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, इन सब की परफॉर्मेंस अच्छी थी और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। जॉनसन एंड जॉनसन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और जॉनसन एंड जॉनसन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की रिजल्ट्स इस हफ्ते आने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट्स के उपेक्षा से मार्केट ऊपर जा रही है। फॉरवर्ड अर्निंग्स, तो अगले साल की जो 12 महीने की अर्निंग्स है उसे डाउ 21 टाइम्स की ओर डिस्काउंट कर रही है। नॉर्मल एवरेज है 15 टाइम्स। सो डाउ भी ओवर वैल्यूड है रिलेटिव टू प्रीवियस परफॉर्मेंस। सो मार्केट बहुत ही एज में है, दोनों तरफ जा सकती है। नवंबर में शायद रेट कट ना आए, सिर्फ दिसंबर की अंत तक रेट कट आ सकती है। तो इसके कारण गोल्ड फ्लैट रहे ट्रेड होगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। चाइना में एक नया फिस्कल पॉलिसी अनाउंस किया है, जहां चाइनीज पीपल की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी टैक्स करना चाहती है। तो ये फिस्क से लेके $800 बिलियन आएगा। इसको फिस्कल मेशर्स में स्पेंड करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ चाइना। क्या होता है इसके बारे में हम जब न्यूज़ आएंगे आपको देते रहेंगे। तो इसी कारण भारत में स्टॉक को बेच के चाइनीज की मार्केट को और एफआईआईस जा रहे हैं। इंडिया में दो बड़े प्रॉब्लम थे जिनके कारण मार्केट में प्रेशर आई थी। तो ये दो कारण क्या थे, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। पहला कारण ये था मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर आ गई अपेक्षा के ऊपर से। कंसेंसस एस्टिमेट था 5.1%, लेकिन जो एक्चुअल इन्फ्लेशन आया 5.5% तक ऊपर गया। इसका मतलब ये है कि रेट कट्स नहीं आएंगे। सो रेट कट्स 2025 की पहले क्वार्टर के बिफोर आने के चांसेस बहुत स्लिम हैं और नहीं आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि रुपी प्रेशर में रहेगा, क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर तेल का दाम फ्लैट भी हो जाए, क्योंकि रुपी का पोजीशन वीक है,
सो पैसा बाहर से नहीं आया तो इसको तेल का दाम फ्लैट होने से भी ऊपर आ सकती है। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के कारण आरबीआई का इन्फ्लेशन फाइट बहुत प्रेशर में होगा। अगर आरबीआई ने रेट कट की तो रुपये और नीचे डूबने की चांसेस हैं। इसीलिए इस साल में और रेट कट्स रूल्ड आउट हैं। तो इसके कारण बैंक्स के ऊपर प्रेशर है। डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ेंगे, लेंडिंग रेट्स भी बढ़ेगी, मार्जिन प्रेशर में आएगा और नया लोन ग्राहकों को देना मुश्किल में पड़ सकता है। इसीलिए सारे बैंक स्टॉक्स डाउन है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक जिनकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत ज़्यादा है और प्रॉब्लम्स में है। दूसरा, रिलायंस का जो नेट प्रॉफिट फिगर था वो 5% डाउन था। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस 10% डाउन थी, लेकिन रिलायंस ने जब रिजल्ट्स अनाउंस किया तो वो सिर्फ 5% डाउन था। इसका मतलब है कि रिलायंस का शेयर जो 25 to 28 टाइम्स अर्निंग्स में डिस्काउंट हो रहा था वो प्रेशर में आ गया। अगर आप 20 के ऊपर दे रहे हो रिटर्न्स तो प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू भी बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन रिलायंस में ऐसा नहीं हो रहा है। रिलायंस का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कच्चा तेल का प्राइस नीचे आती जा रही है। रिलायंस का कोर बिजनेस जो उनकी मेन बिजनेस है वो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है। अगर उस बिजनेस में प्रेशर आ रही है तो रिलायंस की सारी बैलेंस शीट प्रेशर में आ सकती है, क्योंकि कि तेल की दाम नहीं बढ़ रही है और बाहर से तेल खरीद कर उसे रिफाइन कर कर दुनिया का बेचना ही रिलायंस का काम है। डबल वैमी हो सकती है, क्योंकि जब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो नीचे आता ही जाएगा, क्योंकि ऑयल का डिमांड नीचे आ रही है। तो नए एजेस बिजनेस जो हैं, जो टेलीकॉम और उनकी एंटरटेनमेंट और रिटेल, ये सब नए बिजनेस हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रिलायंस को आईटीसी की तरफ एक एडवांटेज थी कि वो एक ऑयल बेहम होता है और वो बाहर इन वेरियस अदर बिजनेसेस इन्वेस्ट कर रही है। hyundai का आईपीओ का आज दूसरा दिन है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है। जो 60 रुपया प्रीमियम में था कल आज नेगेटिव प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मार्केट में लिस्टिंग गेन्स नहीं आ सकता, इसीलिए आप इसको अवॉइड करें। 8,815 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड्स ने hyundai के आईपीओ में लगाया है। इसके बारे में बालाकृष्णन जी नाम का एक विशेषज्ञ ने एक ट्वीट डाला है। वो इसीलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो मनी लाइफ में लिखते हैं। उन्होंने हिंडाल्को के बारे में भी एक प्रसिद्ध वीडियो किया है जो hyundai को कम्प्लीटली एक्सपोज करती है। इसके द्वारा वो क्या बोल रहे हैं कि hyundai की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, मार्केट शेयर खो रही है। सितंबर के महीने में महिंद्रा और hyundai की सेल्स लगभग बराबर इक्वल थी। टाटास भी कैचअप कर रहे हैं। इस समय में इतना बड़ी वैल्यूएशन में क्यों म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही सवाल वो पूछ रहे हैं और ये भी हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स गलत काम कर सकते हैं। इस ट्वीट को मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद पढ़िए। लेकिन आईटीसी का ये एडवांटेज है कि अगर सिगरेट भी बंद हो जाए फिर भी कंपनी सरवाइव हो जाएगा, क्योंकि कोई डेट नहीं है। लेकिन रिलायंस में तो बड़ा डेट है। इन सबको मैनेज करने और प्रेशर करके और ग्रोथ दिखाना बहुत मुश्किल है रिलायंस की साइज में। इसीलिए मैं रिलायंस को कंसिडर नहीं करूँगा। मेरा एडवाइस है आप भी कॉशियसली उनसे ट्रेड कीजिए, क्योंकि रिटेल में रिलायंस को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। टाटास जो 3-4 कंपनी सेपरेटली है, ट्रांसपेरेंट है और सारे प्रॉफिटेबल हैं, सो टाटास बड़ी स्ट्रांग हो रहे हैं रिटेल में और आदित्य बिरला और सारे ग्रुप रिटेल में हैं। इसी कारण में जो मार्जिन्स नीचे आ रही हैं वो कंपटीशन के कारण, वहीं उसी कारण से डीमैट की जो एग्जॉल्टेड स्टेटस थी, हीरे की सुई उधर से नीचे आ रही है। अभी भी हीरे की सुई है, लेकिन उसको चूना मत। यही रिलायंस का प्रॉब्लम है इन कंपेयर टू आईटीसी एंड अदर कंपनीज। जो प्रॉफिट्स आईटीसी सिगरेट से बना रही थी उसको दूसरी तीसरी कंपनीज में लगा रही थी। उसी समय जो ऑयल से पैसा मिल रहा था
रिलायंस इन कंपनियों पे इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ऑयल का डिमांड 2030 तक खत्म हो जाती है तो कोर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ग्रुप को अफेक्ट हो सकती है। तो इसी कारण से रिलायंस से बच के रहना ही बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी हाईली ओवर वैल्यूड है। HCL ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। रिजल्ट बहुत शानदार थे। 11% उनकी प्रॉफिट्स ग्रो हुई है और इस बार 2 डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और इस साल के तीसरी डिविडेंड भी उन्होंने दे दी। अब तक आपको 42 रुपया मिल गया होगा डिविडेंड में। जब हमने स्टॉक को कंसिडर किया 1000 रुपया था, तो अगर 100 रुपया का डिविडेंड 70 या ऑलरेडी 4.2% का डिविडेंड आपको मिल चुका है। लेकिन अगर और डिविडेंड्स आए तो लगभग 1000 रुपया का 70 रुपया मिल गया तो लगभग 7 रुपया डिविडेंड डील बन सकती है। अगर आप डिविडेंड डील के बारे में सोचना चाहते हैं तो ऐसे ही सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।